साथियों, क्या आपने रामायण महाभारत देखा है? अगर आपने देखा है तो उसमें अक्सर सुना होगा आर्यपुत्र। ये बार बार शब्द आता है महाभारत में। तो ये आर्य कौन थे? आर्य कहां से आए थे? वैदिक सभ्यता क्या होती है? आज हम यही बातों पे डिस्कशन करेंगे। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, ये वीडियो 1 है। इसके बाद भी और भी इसका वीडियो आएगा, तो ये पहला ही वीडियो है। साथियों, ये वीडियो कौन देखेगा? इस वीडियो को देखने के लिए आप ऐसे समझिए कि आप अपना सिलेबस देखिए। आपके सिलेबस में क्या एंशिएंट हिस्ट्री लिखा है? अगर एंशिएंट हिस्ट्री लिखा है तो ये एकदम मानना है कि वैदिक सभ्यता तो होगा ही होगा। तो वैदिक सभ्यता आपको पढ़ना है, चाहे आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, कुछ भी दे रहे हैं, उसमें हिस्ट्री है, ये टॉपिक है। और टॉपिक है तो ये चीजें आपको जानना चाहिए। आप किसी से भी पढ़ें, मेरे से पढ़ें या कोई और से पढ़ें, तो आपको ये जानना है। तो वैदिक सभ्यता क्या है? देखिए, जब हम इतिहास पढ़ने जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब पढ़ते हैं, तो उसमें सिंधु सभ्यता एक बहुत विस्तृत और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां से। इसी तरह से वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के बाद हम देखें तो मौर्य काल, फिर गुप्ता पीरियड, इस तरह से ये चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें इस लिहाज से कि साहित्यिक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता से जो पहले की सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता या उससे पाषाण काल वगैरह जो हम पढ़ते हैं, उसमें कोई हमारे पास लिखित साक्ष्य पाषाण वाला में तो उपलब्ध ही नहीं है, और सिंधु सभ्यता में उपलब्ध है, उसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम कोई सभ्यता जहां से हमें कुछ मिला है और उसको हम पढ़ पा रहे हैं, साहित्यिक स्रोत मिला और उसको हम पढ़ पा रहे हैं, वो है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। इतिहास, ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत है वो वैदिक सभ्यता से माना जाता है। इतिहास को हम साहित्यिक स्रोत की उपलब्धता के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, है ना। उसमें आध ऐतिहासिक काल में रखते हैं सिंधु सभ्यता को, प्राग ऐतिहासिक में वो सब पाषाण वाला वो सब एरिया रखते हैं, और सिंधु सभ्यता आध ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक काल जो शुरू होता है वो वैदिक सभ्यता, वैदिक काल से शुरू होता है और आज तक चले आ रहा है। तो ये बहुत लैंडमार्क है, क्योंकि यहां हमें साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, खनन से हमें बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं, तो ये बहुत प्रमाणिक होगा और अच्छा रहेगा। तो जैसे आप साहित्यिक स्रोत में वेद लेते हैं, 4 वेद हैं, उसकी रचना हुई है इस काल में, और उसको हम पढ़ें और पढ़ते हैं तो उससे बहुत सारा जानकारी मिलता है। उपनिषद, बृहदारण्यक, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ रचे गए हैं। तो इस अलग अलग ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमें क्या जानकारी मिला? तो हमने वैदिक सभ्यता पे कंक्रीट छोटा शॉर्ट वीडियो हमने आपके लिए लाया है। अब देखिए, तो सबसे पहले आप ये समझें कि इसका कालखंड क्या है, इसकी स्थापना कब हुआ है। तो ये जो है ना, समय हमने लिखा है, जानबूझ के लिखा है। अक्सर आप किताबों में देखेंगे तो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का काल क्या था, यानी समय क्या था, किस समय में हुआ था। तो 1500 से लेके 1000 बिफोर क्राइस्ट, ये हमने लिखा है बीसीई, जानबूझ के लिखा है बिफोर कॉमन एरा। साथियों, अब वो जो है ना, वो टाइम बदल गया है। अब जीरो, और इधर होता है एडी लिखते और इधर बीसी लिखते। अब क्या लिखते हैं? अब इसे कॉमन एरा लिखते हैं और इधर लिखते हैं बिफोर कॉमन एरा। अंदर का मैकेनिज्म वही है, लेकिन शब्दावली चेंज हो गई है, क्योंकि ईसा पूर्व वो जो घटना है वो ईसा मसीह और ईसाई धर्म से प्रभावित माना जाता है, तो ये मॉडर्न है। ठीक है, तो आप ये समझिए, ये ईसा पूर्व ही है। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व की जो घटना है, उसी के कालखंड को हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। और 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व या बिफोर कॉमन एरा, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। तो ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, इस जीरो से जब हम पीछे आते हैं, 600 वर्ष पीछे आते हैं माइनस में, तो आता है और उसके बाद और आगे जाते हैं तो फिर 1000 आता है। इस 1000 और 600 के बीच में तो उत्तर वैदिक काल हो गया, और उससे भी पीछे और जाते हैं 1500, तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को बोलते हैं वैदिक काल, वैदिक पीरियड। अब हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने किया। तो यही है आर्य। वैदिक सभ्यता की स्थापना किन्होंने किया है, यानी वैदिक सभ्यता, वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, ये जो सभ्यता बनी है उसकी स्थापना किसने किया? तो उसका आंसर होता है आर्य। यानी हमारे देश में जो पहले की सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता, वो विघटित हो गई, मतलब वो नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हुआ, इस पे हिस्टोरियन का अलग अलग मत है, पर संभावित ज्यादा लोग मानते हैं कि बाढ़ से हो गया। तो बाढ़ से ये सब चीज हो गया। एक तो ऐसा भी माना जाता है कि आर्य लोग आए और उनको पीट पाट के नष्ट कर दिए, खत्म कर दिए, युद्ध में हरा दिए उनको,
पूरा ही तौहीन तबाह कर दिए और अपने आप को स्थापित कर दिए। और जो पहले के जो लोग थे, जो हम शूद्र जानते हैं, उन्होंने, जो यहाँ के लोग थे उनको उन्होंने शूद्र की उपाधि दे दी, और वो बहुत ही, तो कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं पर इसको उतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। ऑथेंटिक ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो नष्ट, जो विघटन हुआ है, पतन हुआ है, उसमें मुख्य माना जाता है कि बाढ़ से हुआ। और ये, अब ऐसा अगर बाढ़ हम मान लें तो इस भूभाग पे, जो भारतवर्ष है, इस भूभाग पे विशेष कुछ भी नहीं था। और कुछ हिस्टोरियन का, अलग अलग हिस्टोरियन का मानना है कि जो आर्य है वो अलग अलग जगह से आए, पर ये बात तय है कि आर्य भारत के मूल नहीं थे, तो वो यहाँ आए हैं। तो सिंधु सभ्यता, आप कल्पना कीजिए कि बाढ़ में दह गया है, यहाँ कुछ विशेष नहीं है ना, अगर होंगे तो एका दुक्का लोग बचे होंगे। फिर आर्य अलग अलग जगह से आ रहे हैं और यहाँ पे स्थापित हुआ और उसको यहाँ पर अपना रहना शुरू कर दिया, तो यही है आर्य सभ्यता। तो ये जो वैदिक सभ्यता है उसके संस्थापक आर्यों को माना जाता है, और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो महाभारत में जो हम सुनते हैं आर्यपुत्र मतलब श्रेष्ठ पुरुष, है ना, श्रेष्ठ पुत्र की बात हो रही है, आर्यपुत्र। तो वैदिक सभ्यता कालखंड क्या है, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और आर्य जो थे वो वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, देखिएगा, सिंधु सभ्यता के विपरीत यह ग्रामीण सभ्यता थी। यानी वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। अगर क्वेश्चन बना दिया जाए कि वैदिक सभ्यता था नगरीय नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, तो क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण सभ्यता। अब ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता में बहुत अच्छे एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बनाया गया है, प्लान्ड सिटी वहां मिला है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये नगरीय व्यवस्था थी, शहरी व्यवस्था उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो मामला है ये है ग्रामीण सभ्यता। तो गांव जैसा होता है, आज भारत के जो गांव हैं उस टाइप का व्यवस्था था। मतलब लोग बहुत बड़े बड़े स्थिति में नहीं रहते, कबीलाई जीवन इस तरह का वहां लोग रहते थे, और खेती होती, है ना, होता था, पशुपालन हुआ करता था, ऐसे व्यवस्थाएं थी। तो आप देखिए, सिंधु सभ्यता के विपरीत यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत भाषा है। वैदिक सभ्यता का जो भाषा था वो था वैदिक संस्कृत। और इंपॉर्टेंट आ गया कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार से था, तो पितृसत्तात्मक समाज था और पितृ प्रधान समाज था। दोनों एक ही है। पितृ प्रधान मतलब ऐसा समाज जिसमें पुरुषों का सब कुछ चलता है। आज भी तो ऐसा ही चलता है। आपके घर में जो अल्टीमेट फैसला लेता है वो कौन लेता है? मम्मी लेती है या पिताजी लेते हैं? अगर मम्मी लेती हैं तो कहा जाएगा कि आपका जो घर है वो मातृ प्रधान है, क्योंकि माता ही निर्णय ले रही है। तो अथॉरिटी किसके पास अल्टीमेट पावर है उसको, उसी से निर्धारित होता है। तो उस समय जो सभ्यता थी, उस समय जो चीजें था, आज के जैसा ही था कि पितृ प्रधान समाज था। आज हम भले कुछ लोग स्वीकार कर ले कि नहीं आज हमारे घर में तो मातृ प्रधान, ऐसा कुछ नहीं। तो हम अल्टीमेटली लेंगे ना, समाज को ओवरऑल देखना पड़ेगा, तो वर्तमान समाज भी पितृ प्रधान है, पितृसत्तात्मक है। महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है। तो ये उस समय से चले आ रहा। लेकिन जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां पे है मातृ प्रधान, मतलब पितृ प्रधानता का ऐसा नहीं कह सकते। तो आप देखिए, वैदिक सभ्यता से ये नष्ट नहीं हुआ, वैदिक सभ्यता पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है और वर्तमान तक हम पहुंचे हैं। तो वहां जो एस्टेब्लिशमेंट था वो यहां तक आ गया है। अब सोचिए, वैदिक सभ्यता में वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आज भी आप देखेंगे तो छोटे और मोटे लेवल पे मोर और लेस मिलता जुलता आपको ये दिख जाएगा। जातिवादी स्थिति आपको दिख जाएगा, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। तो वहां से ये चले आ रहा है। लेकिन वहां से अगर पहले हम चले जाएं सिंधु सभ्यता, वो कुछ नहीं मिलता। मतलब आप ऐसे समझिए वो एकदम नष्ट हो गया है, उसका अवशेष मात्र भी इधर नहीं ट्रांसफर हुआ है। तो सिंधु सभ्यता की सभ्यता एकदम अलग थी और वैदिक सभ्यता की सभ्यता एकदम अलग है, और वैदिक सभ्यता से आज तक चले आ रहा है। तो वर्णा सिस्टम हो गया, चाहे पितृ प्रधान समाज हो गया, ये वहां से यहां तक ट्रांसफर होते आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होते आया है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे कि आर्य कहां से आए। ये जो इतनी बड़ी सभ्यता यहाँ आके बना दिए, ग्रामीण सभ्यता ही है, बहुत कुछ लंबा चौड़ा नहीं बना दिए थे, लेकिन फिर भी, है ना। तो ये जो सभ्यता है उसमें आर्य आए कहां से, तो अलग अलग विचारक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग बात मानना है, पर मुख्य रूप से इनकी बात हम पढ़ते हैं कि आर्य कहां से आए। तो आर्य कहां से आए, तो इसमें बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, लोकमान्य तिलक साहब हैं, इन्होंने कहा है
कि आर्य जो थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाए कि आर्य कहां से आए। लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे, तो इसका आंसर होगा आर्कटिक प्रदेश। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि ये तिब्बत से आए हैं। मैक्स मुलर एक इतिहासकार है, विदेशी है, इसने कहा कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। सोचिए, एक बॉक्स बना करके और एक क्वेश्चन मिलान करने वाला ABC 1 2 3 ऐसा कर दे और नीचे कुट बना दिया जाए तो बड़ा मजेदार एक क्वेश्चन बन जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना है। मैक्स मुलर क्या मानता है कि आर्य कहां से आए थे, तो वो कहता है कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए थे। तो साथी मध्य एशिया कहाँ है, तो अफगानिस्तान के ऊपर चढ़िए, है ना, ये अफगानिस्तान वाला इलाका उधर मध्य एशिया माना जाता है। मतलब ये दूसरे देश में, विदेश में नहीं जाना, मध्य एशिया अपने ही एशिया में हम रहते हैं, मध्य वाला क्षेत्र से आए थे। आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं, दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि वो तिब्बत से आए थे। तो ये तीन लोगों का इंपॉर्टेंट, और भी लोगों ने कहा है, पर तीन लोगों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि आर्य समाज जो था, ये वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक काल था, समाज की छोटी इकाई क्या थी, सबसे छोटी इकाई समाज का क्या था, तो वह था परिवार। पर आज हम परिवार बोलते हैं, उस समय शब्द का प्रयोग किया गया है कुल, कुल का प्रयोग किया गया, कुल, है ना, ये जो कुल है, आप आज भी देखिए अपने शादी ब्याह जब होता है तो कई बार अक्सर सुना होगा, कुल के बारे में चर्चा होती है कि सेम कुल में ब्याह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा सेम कुल में, क्योंकि माना जाता है कि अगर सेम ही कुल में आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ही घर, अपने ही भाई बहन जैसे स्थिति में आप शादी कर रहे हैं, तो सेम कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कुल वाली व्यवस्था जो है वहीं से चली आ रही है। और कुल का जो अगर वास्तविक रूप से देखें तो गाय से जोड़ के इसको देखा जाता है, ठीक है, उस पर और भी हम चर्चाएं करेंगे अगले क्लास में, अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार कहें या उसको हम कुल कहेंगे। कुल का मुखिया कुलप कहलाता था, कुलप, और इंग्लिश में इसी को कुलपा, क्योंकि हम बोलते हैं वर्ण सिस्टम, इंग्लिश वाले लिखते हैं वर्ण सिस्टम, तो CBSE वाले ध्यान देंगे क्या है यहाँ, ये है कुल्प, 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 लेकिन वो क्या पढ़ेंगे, कुलपा, लास्ट में ए लगा देते हैं। जैसे हम लोग धर्म पढ़ते हैं ना, ये लोग पढ़ते हैं धर्मा, है ना, जैसे हम कर्म पढ़ते लोग पढ़ते कर्मा, ऐसा पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। अब देखिए, तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल था, और इस कुल का जो मुखिया होता था उसको बोलते थे कुलप, इसको हम कुलपति भी बोलते थे। आज हम वर्तमान समय में विश्वविद्यालय से जोड़ के देखते हैं कुलपति, है ना, इसको हम गृहपति भी बोलते थे, मतलब घर का जो मुखिया है उसको गृहपति बोला जा रहा है, जो परिवार है, घर है, उसका जो मुखिया है उसको कुलपति बोलते हैं या कुलप बोलते हैं। ज्यादा ये एग्जाम में ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, कुलप, है ना। अगर कुलपा भी लिख दे तो आपको परेशान नहीं होना है, कुलपा भी अगर लिख दे ऐसे तो भी आप इसी चीज को यही समझें, ये ना कहें कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, है ना, हो सकता है क्वेश्चन सेटर CBSE टाइप का हो, इंग्लिश पढ़ने वाला। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, कुल है, और इस कुल का मुखिया जो होता था उसको हम कुलप बोलते थे। और ये जो मुखिया होता था वो कौन हुआ करता था, तो लिखा है सबसे सबसे बड़े व वृद्ध पुरुष सदस्य, घर है, फैमिली है, परिवार है, कुल है, इस कुल में जो सबसे वृद्ध है, तो महिला भी वृद्ध हो सकती है, लेकिन समाज तो पितृसत्तात्मक है तो महिला नहीं बनेगी, पुरुष ही बनेगा। एक महिला है 80 साल की और उस कुल में पुरुष जो है वो 50 साल का है, तो महिला नहीं बनेगी, मालिक जो होगा वो 50 साल वाला पुरुष होगा। ये लिखा है कि सबसे बड़े वो वृद्ध पुरुष सदस्य, इसीलिए तो पुरुष प्रधान है। लिखा है पिता या दादा, अक्सर पिता या दादा हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक, जो ये आर्य सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, इसको जो प्रशासनिक जो इकाई है इसको 5 भागों में बांटा जाता है ना, 5 भागों में। जैसे आज वर्तमान समय देखिए कि प्रशासनिक इकाई कैसे होता है, जैसे परिवार है, फिर आप देखेंगे तो प्रखंड वगैरह आ जाता है, फिर जिला आ जाता है, फिर राज्य आ जाता है, फिर देश आ जाता है ना, और उसके बाद अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी मामला चलती है। यहाँ देखिए क्या चल रहा है, प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटा जाता था मुख्य रूप से, और पहला भाग जो था उसका पहला प्रशासनिक इकाई कुल कहलाता था। कई कुल मिलते थे तो ग्राम बनता था, और कई ग्राम मिला तो विश्व बना, और कई विश्व मिलकर जन बना, और कई जन मिलके राष्ट्र बना। तो प्रशासनिक, वैदिक सभ्यता में
जो प्रशासनिक इकाई है उसको हम 5 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। वो है कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ये देखिए, कुल से बड़ा है ग्राम, ग्राम से बड़ा है विश, विश से बड़ा है जन, और जन से बड़ा है राष्ट्र। आप ऐसे बड़ा वाला चिन्ह भी लगा सकते है ना। आप ऐसे समझिए कि कई कुल मिलेंगे तो एक गांव बनेगा। आज भी तो ऐसे ही होता है, कई परिवार मिलते हैं तो गांव बनता है, कई गांव मिलते हैं तो एक प्रशासनिक क्षेत्र बनता है, पुलिस स्टेशन पे। फिर ये कितना मिलता है तो एक अनुमंडल बनता है, फिर ये मिलता है फिर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, फिर ये कई डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं तो फिर राज्य बन जाता है, स्टेट वाला। जैसे बिहार में अगर 38 राज्य मिल गए, 38 जिला मिल गए तो राज्य बन गया बिहार, है ना। प्रशांत किशोर 39 बोलते हैं, चलो ठीक है, वो भी अपने हिसाब से सोचते हैं। अगर हम यूपी वाला देखें तो उसमें 70 मिलते हैं ना, 70 मिलते हैं तो एक बनता है। तो इसी तरह से जिला मिलता तो राज्य बना, फिर 28 राज्य मिल गए, उसमें केंद्र शासित प्रदेश मिल गए तो जाके अपना देश बन गया, और कई देश मिल गए तो एक पूरा विश्व बनता है। तो इसी तरह से यहाँ है, उस समय वैदिक सभ्यता में कुल मिले तो गांव बन गया, कई गांव मिले तो विश्व बना, विश्व मिले तो जन, जन बने तो राष्ट्र, ऐसे मिल मिल के बनेगा। ठीक है, तो क्षेत्र बड़ा होते जाएगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे दिखाना चाहें, जैसे ये देखिए, फिर ये हो गया, फिर ये बढ़े बढ़े जा रहा है। ये जब हम चाणक्य पढ़ेंगे तो ये आएगी चर्चा, ये मंडल सिद्धांत जैसा मामला है, ये कुल है। फिर और ये क्षेत्र बड़ा होते जाएगा, क्षेत्र बड़ा होते जाएगा, है ना। तो राष्ट्र यहाँ पे है और कुल यहाँ पे है, अंदर में कुल है, यानी कुल और राष्ट्र में बड़ा कौन होगा, राष्ट्र। कुल और ग्राम में ज्यादा क्षेत्र किसका होगा, ग्राम, ग्राम का। अब इसको अलग नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कई बार कहा कि कुल को ही परिवार बोलते, ग्राम को गांव बोला जाता है, बीस को कबीला या घराना बोला जाता था, जन को जनजाति भी बोला जाता है, और राष्ट्र जो है उसको देश और राज्य भी बोला जाता था। और इसके प्रधान कौन हुआ करते थे, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि कुल के प्रधान को कुलप कहते थे, कुलप हो गया। फिर गांव के प्रधान को ग्रामीणी, ग्रामीणी है, ग्रामीणी, ग्रामीणी। 20 के 20पति, देखो, कुल का कुलपति भी बोले, 20 का 20पति। जन, जनजाति या जन का जो होगा उसको राजन या गोप कहा जाता था, गोप, है ना, ये है गोप, गोप। तो राजन या गोप, और राष्ट्र, देश या राज का जो मुखिया होता था, अल्टीमेट उसके पास जो पावर हुआ करता था वो होता था राजा। रानी होता था क्या, क्या रानी हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि समाज ही पितृसत्तात्मक है। तो ध्यान दीजिए, कुलप, ग्रामीणी, विश्वपति, राजन, राजा, ये इस प्रशासनिक इकाई का प्रमुख हुआ करते थे। इस प्रकार की बातें हैं। और इस वैदिक सभ्यता में आप कुछ और क्या पढ़ना चाहते हैं, अगला टॉपिक क्या लाया जाए, सभा समिति से रिलेटेड भी उसमें एक टॉपिक आता है, महिलाओं की स्थिति से रिलेटेड है, ये पार्ट 1 है। अब आप अगला भाग किस मुद्दा पे देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है आपको लाइक करना है, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।